हाँ जी, क्विक रिकैप हमने क्या किया विद इन 2 लेक्चर्स रिगार्डिंग लिमिटेशन। तो हमने पढ़ा कि बेसिकली ये प्रोसीजरल लॉ है, रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, इट इज़ कॉल्ड एज अ स्टैट्यूट ऑफ रिपोज पीस एंड जस्टिस, इट बार्स द रेमेडी बट डज नॉट डिस्ट्रॉय द राइट सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। ठीक है, फिर हमने इसकी एप्लीकेबिलिटी की विच टॉक्स अबाउट ये कहाँ कहाँ पे लगता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स पे लगता है, नॉट टू देयर कॉन्टिन्यूशन, सूट अपील एंड एप्लीकेशन पे लगता है, और ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे लगता है या नहीं लगता। कौन सी जजमेंट थी जो हमने रेफर की थी? एग्जैक्टली, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फेमस जजमेंट है। यू विल फेच 1 or 2 एक्स्ट्रा मार्क फॉर दिस, राइट। फिर हमने कहाँ पे ये नहीं लगता वो सारा आपको लिखा दिया था। देयर आफ्टर वी डिड डिफरेंस बिटवीन लिमिटेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ लैशेट। आज हम करेंगे लिमिटेशन एंड प्रेस्क्रिप्शन। सो व्हाट इज प्रेस्क्रिप्शन? व्हाट इज प्रेस्क्रिप्शन? It's not a doctor's prescription. In law, it means something else. It means जब हम कोई भी प्रॉपर्टी के पे ऊपर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपना पोजेशन शो करें, कब्जा शो करें, तो अगर उसको कोई छेड़े ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना, उसके बाद आके अगर वो कहे कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद आके कहे, तो हम कहेंगे जी लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली अब ये मेरा पोजेशन है, आपका नहीं है, क्योंकि यू वर इग्नोरेड। ठीक है, बेसिकली इट इज कॉल्ड एक्विजिशन ऑफ टाइटल बाय पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, प्रोवाइडेड जो पोजेशन है ना तो वो फोर्सिबल हो, ना ही वो हिडन हो, ओपन हो। सबको पता है कि जैसे ये बिल्डिंग है, आज बैठा हूँ मैं, यहाँ पे बैठा हूँ, सबको पता है कि ये लड़का सुबह से आता है, शाम तक बैठा रहता है, कोई इसको रोक टोक नहीं रहा। ना ही मेरे साथ कोई 10-20 बंदे हैं जो नीचे खड़े हैं जो किसी को ऊपर आने नहीं देंगे। ठीक है, और परमिसिव, जिसकी ये बिल्डिंग है उसने मेरे को परमिशन दे रखी, वो दे के भूल गया, उसने ध्यान ही नहीं रखा, ना ही कोई रेंट नोट है, ना कोई लीज डीड है, ना कुछ है। सो आफ्टर पर्टिकुलर टाइम वो राइट क्या कहा जाएगा? राइट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। उसके बारे में 2-3 लाइनें लिखेंगे। प्रिस्क्रिप्शन इज द एक्विजिशन ऑफ टाइटल बाय पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी for the prescribed period provided that possession was neither forcible nor hidden nor permissive। ठीक है, राइट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिमिटेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन? अब हम उस पर आते हैं। लिमिटेशन भी मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़े टाइम के बाद अगर आपने अपने यहाँ रेमेडी अवेल नहीं किया तो वो ख़त्म हो जाएगा। ये इसके ऊपर भी कह रहा है। प्रिस्क्रिप्शन भी यही है कि थोड़े टाइम के बाद जो पोजेशन है वो मेरा हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो ओपन हो, फोर्सिबल ना हो, परमिसिव हो, हिडन ना हो। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एडवर्स पोजेशन इज समथिंग एल्स। ठीक है, वो उस पर हम आएंगे कि वो इसमें और उसमें क्या चीज़, दोनों में अलग क्या है। प्रिस्क्रिप्शन का अलग से सेक्शन दे रखे हैं, जैसे अभी निकालो सेक्शन 25 लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, इसमें हम बताएंगे कि ईजमेंट क्या होती है और वो प्रिस्क्रिप्शन से मुझे कैसे मिलेगी, इसके रिगार्डिंग लॉ क्या है। सो बेसिकली सेक्शन 25 to 27 डील्स विद लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बनता है आपका, वो आपको सेक्शन बता देंगे कि 25 से लेके 29, 25 से 27, 25 से 26 या ओनली 25।
तो उसमें से हमें पता होना चाहिए 25 से 27 तक जो सेक्शंस हैं डील्स विद लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, राइट, ठीक है। अभी हम आएंगे डिफरेंसेस पे। बेसिकली लॉ ऑफ लिमिटेशन डिफरेंस क्या है पहले हम समझेंगे। लॉ ऑफ लिमिटेशन में क्या हो रहा है, ये एक जुडिशियल रेमेडी बार कर रहा है, रिलीफ है मेरा रेमेडी, मैं कोर्ट में जाके ले सकता हूँ, वो रेमेडी बार होगी लिमिटेशन ਦੇ ਵਿੱਚ। आप वही ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰਸ ਦੀ ਰੈਮੇਡੀ ਬਟ ਨਾਟ ਦੀ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਬਾਰ, ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਬਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਫਰਸਟ डिफरेंस, a law of limitation limits the right, limits the time after which a suit etc. cannot be maintained in the court. After which a suit etc. etc. कुछ भी cannot be maintained in court, in the court. Full stop. It simply bars judicial remedy. दूसरे में लिखेंगे a law of prescription prescribes the period at the expiry of which not only the judicial remedy is barred but a substantive right is acquired or extinguished. ठीक है, पहला डिफरेंस क्या कहता है, ये टाइम को लिमिट करता है लॉ ऑफ लिमिटेशन। प्रिस्क्रिप्शन क्या करता है, पीरियड बताता है कि इतने टाइम अगर आप पोजीशन में रहोगे तो आपका खत्म हो जाएगा। कहाँ तक लिखा है, नॉट ओनली द जुडिशियल रेमेडी इज बार्ड बट अ सब्सटेंटिव राइट इज एक्वायर्ड और एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, एक्वायर भी हो सकता है, किसी का एक्वायर होगा तो किसी का एक्सटिंग्विश होगा, खत्म हो जाएगा। सेकेंड, ए प्रिस्क्रिप्शन, ये प्रिस्क्रिप्शन वाले में लिखना, ठीक है। ए प्रिस्क्रिप्शन कन्फर्स अ राइट, कॉमा, इट इज affirmative और पॉजिटिव। ठीक है, लिमिटेशन इज नेगेटिव इन ऑपरेशन। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो दैट इज नेगेटिव इन सेंस इन ऑपरेशन, डिप्राइविंग ए पर्सन ऑफ पावर which he possessed before. Third, law of prescription, comma, as affecting the substance of the right itself. AFFECTING, affecting the substance of the right itself, comma, is a substantive law, whereas law of limitation is a procedural law. ठीक है, अगर आपको कोई शॉर्ट नोट आता है, ठीक है, आपको वो पूछ लेंगे विच सेक्शन डील्स विद लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन,
है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेशन लॉ एंड प्रिस्क्रिप्शन लॉ, तो उसमें ये काम आएगा, ये नोट छोटा सा, राइट। नेक्स्ट करेंगे हम लिमिटेशन एंड एस्टॉपल। नाउ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टॉपल क्या होता है, टू स्टॉप समवन, ठीक है, कोई भी पार्टी अपने एक्ट और कंडक्ट से स्टॉप करी जा रही है टू अवेल सम रेमेडी, है वही चीज़, लिमिटेशन भी वही कह रहा है, एस्टॉपल भी वही कह रहा है। लिमिटेशन कह रहा है कि आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं आओगे तो आपका रेमेडी कर दो, एस्टॉपल भी सेम थिंग कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉप देखेंगे तो आप 115 एविडेंस एक्ट, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल कह रहा है अगर आप नहीं आओगे, अगर आप कुछ नहीं करोगे या आप कुछ करते हो ऐसा जिसके आपके ऊपर स्टॉप लग जाए, आप कोई काम नहीं कर सकते, तो प्रिंसिपल आएगा और आपको रोक देगा, आप वो रेमेडी नहीं कर सकते अभी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या आता है, जो एक्ट और कंडक्ट, बंदे का कंडक्ट भी ऐसा जाहिर होता है कि मैंने कुछ नहीं करना, तो वो 115 में आएंगे तब मैं एलेबोरेटली आपको कराऊंगा, एविडेंस भी मैं ही कराऊंगा, उसमें हम लिखेंगे कि लिमिटेशन और इसका क्या फर्क है, बेसिकली जस्ट टू ऐड ऑन टू योर नॉलेज एंड अ शॉर्ट नोट, इसमें क्या फ़र्क आएगा, वो आपको कंफ्यूज करेंगे कि लिमिटेशन भी यही कहता है, स्टॉपल भी यही कहता है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस। दोनों की डेफिनेशन दे दी हमने, बता दी एग्जामिनर को कि मुझे दोनों पता है और डिफरेंस भी मुझे पता है क्या है। नंबर 1, लिमिटेशन इज अ रूल ऑफ लॉ, स्टार्टिंग में हमने यही पढ़ा था, एग्जैक्टली, लॉ ऑफ फॉर्म, लॉ ऑफ कोर्ट, ठीक है। बट जो एस्टॉपल है इट इज ए रूल ऑफ एविडेंस, लिमिटेशन, सेकंड, लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई इन अ मैटर ऑफ डिफेंस, क्योंकि हम जो प्लेंटिफ आ रहा है तब देख रहे हैं हम, राइट। लिमिटेशन कॉमा हाउएवर डज नॉट अप्लाई इन अ मैटर ऑफ डिफेंस, कोई एक्सेप्शन जहां पे डिफेंस पे भी लगता है, नो नो, काउंटर क्लेम सेट ऑफ कल ही तो किया है हमने। इन केस ऑफ डिफेंस, जहां पे डिफेंडेंट इज एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ प्लेंटिफ, ये वाइडर इंटरप्रिटेशन होगी, बट फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग डिफरेंसेस वो हमने यहीं तक लिखना है, अपनी ओवर नॉलेज भी शो नहीं करनी, जितना एग्जामिनर ने पूछा उतना ही हमने उसको बताना है, ठीक है, जस्ट टू चेक योर नॉलेज कि हाँ जी मुझे ये भी पता ये भी पता, वो हमने पाँच नहीं करना, ठीक है। इसलिए मैंने बताया कि डिफेंस के केस में हमने कहा, पहले ही किया था, कल लेक्चर में किया हमने कि व्हेन ही विल बी एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ प्लेंटिफ, तो वहाँ पे वो सेक्शन 3 में भी आया था, ठीक है। एस्टॉपल में अप्लाई टू ईदर पार्टी, may apply to either party, comma, a defendant may be stopped from raising a particular defense as much as a plaintiff may be stopped from setting up a particular case, तो हो गया ना, ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों के ऊपर लग सकता है, बट लिमिटेशन हाउएवर डज नॉट अप्लाई इन मैटर ऑफ डिफेंस, ठीक है। ये हमने अभी तक क्या क्या किया, जनरल प्लान किया हमने सबसे पहले लिमिटेशन का, कितने सेक्शन, कितने आर्टिकल, कौन से आर्टिकल क्या क्या कर रहे हैं, फिर हमने उसके जनरल फीचर्स पढ़े, ठीक है, इसमें वो सारा आ गया, पब्लिक पॉलिसी, वाई ऑफ द एक्ट, रिपोज, जस्टिस, पीस, फिर रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन आ गया उसका, है ना, फिर हमने वो जैसे पब्लिक पॉलिसी एंड एक्सपीडियंसी किसमें, इसी में ऑब्जेक्ट ऑफ द लिमिटेशन, हाँ हाँ, तो एक्सपीडियंसी का मतलब क्या होता है? एक्सपीडियंसी का मतलब होता है एक्सपीडाइट, जल्दी करना। जैसे आपको 3 साल का टाइम दे दिया, आपको जल्दी करनी है तो आप पहले दिन भी आ सकते हो,
नहीं करनी तो 3 साल तो जल्दी लॉ के अकॉर्डिंगली यही एक्सपीडियंसी है, इसके बाद आप नहीं आओगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सपीडियंसी। मैं आपको एक फंडा बताता हूँ, लॉ में क्या होएगा आपके साथ जब आप पढ़ोगे ना, थॉरली पढ़ोगे उसको, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंस एग्जामिनेशन and from the point of view of understanding the word in a different context as you might have read before। ठीक है, एक आप वर्ड आपको पता है कि एक्सपीडियंसी का आप मीनिंग देखो इंग्लिश टू इंग्लिश या हिंदी या पंजाबी में, उसको अप्लाई करो जो फंडा मैंने आपको बताया है, जो मैंने पर्पस बताया है। अगर वो आपको समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप उसको कैच नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसका देयर इज नो शेम इन लुकिंग फॉर अ वर्ड्स मीनिंग। ठीक है ना, कोई भी आपको वर्ड नहीं समझ आ रहा वो उसका मीनिंग देखो। अगर आप इसका एक्सपीडियंसी का मीनिंग देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि जो मैंने बोला वही है। उसको देखते, उस पब्लिक पॉलिसी से कंपेयर करते, आपको समझ आता कि हाँ जी ये तो वही बात है। सो नेवर हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन और टू चेक आउट अ मीनिंग ऑफ वर्ड। आपको कोई नहीं पूछने वाला कि आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जस्ट टू कीप एडिंग इन योर नॉलेज। ठीक है ना, आपने पूछा अच्छा किया, नेक्स्ट टाइम कोई भी वर्ड ना शुरू समझ आए उसका मीनिंग देखो पहले। इसमें बहुत से वर्ड्स आएंगे जो आपको मीनिंग नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, हमने करे हैं, मेहनत करते आ रहे हैं, हम करते रहेंगे क्योंकि लॉ क्या है, सीखते रहोगे आप सारी उम्र, ये ख़त्म नहीं होने वाला। जब ख़त्म होने वाला था तो नया BNS आ गया, नई चीज़ आ गई, राइट, तो ये चलती रहेगी। ठीक है, फिर हमने इसके पढ़ी एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, कहाँ कहाँ लगेगा कहाँ कहाँ नहीं लगेगा, क्रिमिनल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, क्वाज़ी जुडिशियल, रेवेन्यू, डिपार्टमेंटल एंड ऑल। ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन टिल नाउ लिमिटेशन एक्ट का। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 3 से। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक हमने डेफिनेशन पढ़नी है। हाँ, बेरट खोलो अपना, सेक्शन 2J। Period of limitation means period of limitation prescribed for any suit, appeal, application by the schedule। शेड्यूल के सेकंड कॉलम में लास्ट में आप देखोगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिडिल में बताया हुआ है सारा। ठीक है, ये तो हो गया पीरियड ऑफ लिमिटेशन। एंड प्रिस्क्राइब्ड पीरियड मींस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन शेड्यूल के अंदर है। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड क्या होएगा, जो हम इन सेक्शंस के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके फाइनल निकाल लेंगे, वो हमारा प्रेस्क्राइब्ड पीरियड होएगा। ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा नोट लिखेंगे कि है क्या, राइट डाउन, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप दोनों को इकट्ठे पढ़ना कैसे है और ये डिफरेंट कैसे है। द लिमिटेशन एक्ट इन कॉलम 2 प्रोवाइड्स फॉर कॉलम 2 ऑफ द शेड्यूल provides for the period of limitation to be counted from the date as specified in कॉलम नंबर 3। पीरियड तो दे दिया, वो स्टार्ट कहाँ से होएगा, कॉलम नंबर 3 में, जैसे जैसे बताया गया। ठीक है, हाउएवर द बार ऑफ लिमिटेशन अप्लाइज एज पर सेक्शन 3 however the bar of limitation applies as per section 3 not in reference to the period of limitation
rather in reference to the prescribed period, and therefore in order to examine as to whether the bar of limitation will apply or not, comma, in order to examine as to whether the bar of limitation will apply or not, comma, one has to do the calculations of the prescribed period. समझ गए? बन गई बात? Simple language. One has to do the calculations of the prescribed period. The burden of proof would lie upon the party claiming the benefit of the exclusions, that is the plaintiff, Claiming the limitation. claiming the benefit of the exclusion, that is the plaintiff. किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होएगा? जो केस फाइल करेगा। 101 एविडेंस एक्ट जो आया उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ ही द प्लेंटिफ विल हैव टू प्रूव upon the facts and circumstances of the case as to whether he is entitled to the benefit of any provision out of sections ब्रैकेट में डाल लेंगे सेक्शन 12 to 24 full stop. If he is entitled to such an exclusion, then the period of exclusion shall be added to the day next after the last date of the period of limitation. Next after the last date of period of limitation. जैसे लास्ट डेट आपकी कोई भी आएगी 31st of जुलाई आ गई मान लीजिए 2024 कर लो, ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद कौन सा आएगा? अगस्त। यहाँ से हमने वो दिन ऐड करने शुरू करने हैं, ना कि यहाँ से। जितने भी हमारे बनते हैं दिन जिसका भी हमने बेनिफिट एक्सक्लूजन का बेनिफिट लेना है वो यही बात बता रहा है, ये लास्ट लाइन उसके लिए वो 12/1 का है, सेक्शन 12/1 जिस दिन डिग्री पास होगी उस तो नेक्स्ट डे तो आप शुरू करना है, ठीक है ना। इसी कारण करके पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड प्रेस्क्राइब्ड पीरियड कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते। इसी कारण बिकॉज ऑफ दिस रीजन 12(1) के कारण, क्योंकि हमने डे कंप्यूट कैसे करना है सीखना है हमने, वो कैसे सीखेंगे वो सेक्शन 12 सिखाएगा, ठीक है ना। वो क्या कहता है कि जो लास्ट डे है उसको एक्सक्लूड कर दो, आगे से शुरू करो। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन मेरा वो आ गया। अगर एक्सक्लूजन का बेनिफिट लेना है, अभी मैंने क्या लिखा है, उसको अगले दिन ऐड करना है, यहाँ पे ऐड नहीं करना है, नेक्स्ट डे ऐड करना है, तो ये कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे। यही डिफरेंस है,
ठीक है, thus calculated, इसके साथ plaintiff will get the benefit of exclusion, इससे आगे हाँ इसके साथ ही, thus calculated, comma, the plaintiff will get the benefit of exclusion and the examination shall be as to whether the suit, appeal or application was filed within the prescribed period. If not, comma, then it shall be dismissed. ठीक है जी, चलो हमने एक्सक्लूजन का बेनिफिट भी ले लिया। उस दिन कोर्ट हॉलीडे आ गया और मान लो जून के महीने की छुट्टियां शुरू हो गई, तो क्या होएगा? नेक्स्ट डे जो फर्स्ट डे को वेरी फर्स्ट डे आफ्टर द हॉलीडेज जो आएगा उसी दिन उसको अपना सूट फाइल करना पड़ेगा। ठीक है ना, जो उसका कैलकुलेटेड टाइम था वो 1 जून आ रहा था, 1 जून से सिविल केसेस की छुट्टियां शुरू हो गई, तो वो नेक्स्ट डे कौन सा आएगा जब वो सूट फाइल कर सकता है? 1 जुलाई। ठीक है, तो उसमें इस कौन से सेक्शन का जो हेल्प करेंगे? देन सेक्शन 4 to 11 विल कम इनटू पिक्चर। ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ, नेक्स्ट लाइन से, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शन 4 to 11 does not lie in the calculation of prescribed period does not lie in the calculation of the prescribed period, as these provisions are by way of exceptions ठीक है, rather, full stop, rather, firstly the plaintiff will prove that either of the exclusions under section 12 to 24 applies, will prove that either of the exclusions under section 12 to 24 applies in his case, and thus he will calculate the prescribed period. He will calculate the prescribed period. Secondly, comma, it is thereafter that if he still is not able to prove that his suit, appeal or application was filed within the prescribed period, then he will go for taking benefit of either of the exceptions under section 4 to 11. Full stop. If either of these exceptions applies, then
the suit, appeal or application, comma, as the case may be. The suit, appeal or application, comma, as the case may be, comma, may be allowed after the lapse of the, may be allowed despite the lapse of the prescribed period. ठीक है जी, ये आप समझ गए प्रॉपरली। अभी हमने करा क्या है इसमें, जो मैंने आपको कल बताया था कि एक्सक्लूजन का पीरियड यहाँ से लेके हमने यहाँ पे ऐड कर दिया लास्ट डे के ऊपर। अगर उस लास्ट डे में भी कोई कमी पेशी रह गई, लॉ उससे आगे चल के भी आपको प्रोविजंस दे रहा है, या फिर भी देख लो हमारी वजह से या हमारे प्रोसीजरल कोड की वजह से या किसी प्रोसीजर की वजह से आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने वो पर्टिकुलर इंस्टांसेस सेक्शन 4 to 11 में दे रखे हैं। अगर ऐसा कोई इंस्टांस आपके केस में लगता है तो आपको उसका बाय बेनिफिट बाय वे ऑफ एक्सेप्शन हम देंगे, राइट। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 3, बार ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, ये पहले हम पढ़ेंगे इसका थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक बार थॉरो रीडिंग दे दें इसको, फिर मैं आपको वन बाय वन करके समझाऊंगा। Subject to the provisions contained in section 4 to 24 inclusive। सबसे पहले यही बता दिया कि जब भी हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे it will be subject to section 4 to 24, सारी included। Every suit instituted, appeal preferred and application made after the prescribed period shall be dismissed। अभी हमने समझा prescribed period क्या होता है, ठीक है। उसको लॉ ने सब्जेक्ट टू किसके करा है, सेक्शन 4 to 24। अगर उसके बाद भी अगर कोई सूट, अपील और एप्लीकेशन आती है तो वो डिसमिस कराया जाएगा। द वर्ड यूज इन शैल, सो दिस वर्ड कास्ट अ ड्यूटी अपॉन द कोर्ट टू सी द सूट, अपील और एप्लीकेशन इज विद इन द लिमिटेशन और नॉट, इवन इफ नोबडी इज रेजिंग द डिफेंस। उस पर हम आएंगे कैसे, ठीक है। ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज ए डिफेंस, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट टू प्रोविजन का क्या मतलब है, जो सेक्शन 3 है इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट प्रोविजन बट इट इज कंट्रोल्ड बाय द सेक्शन 4 to 24, ठीक है। इसके ऊपर हम जजमेंट लिखेंगे, एक एक खुराना वर्सेस मैसर्स स्टीलमैन इंडस्ट्रीज। Messrs Steelman Industries and others, 2000 दिल्ली हाई कोर्ट। इसमें ये कहता क्या है, राइट डाउन। सेक्शन 3 इज मैंडेटरी, राइट डाउन। ऊपर ये प्रिस्क्रिप्शन वाला आया नहीं था ऊपर पहले जो मैं लिख रहा था, चलो एक खुराना वर्सेस मैसर्स स्टीलमैन इंडस्ट्रीज एंड अदर्स, 2000 दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये क्या कहता है, राइट डाउन। सेक्शन 3 इज मैंडेटरी एंड एब्सोल्यूट इन नेचर। सेक्शन 3 इज मैंडेटरी एंड एब्सोल्यूट इन नेचर। इट एंजॉइंस, ये मैंने लिख दिया ऊपर, इट एंजॉइंस अपॉन द कोर्ट टू डिसमिस एनी सूट instituted, comma, appeal preferred or application made
after the prescribed period of limitation comma although limitation has not been set up as a defense full stop a duty is cast on the court a duty is cast on the court to dismiss the suit, appeal or application if the same is barred by limitation unless the matter is covered by section 4 to 24 of the Act. अभी हम समझेंगे वर्ड शैल का मीनिंग क्या है इसमें। ये किसी भी पार्टी को लिमिटेशन को वेव ऑफ करने का राइट नहीं देता बिकॉज ऑफ द वर्ड शैल। ये इसका वन ऑफ द फीचर्स है, इसका इम्पैक्ट है कि 3(1) कहता क्या है। कोर्ट के ऊपर ड्यूटी है, अगर पार्टी कहेगी कि नहीं जी माफ कर दो या कुछ और कर दो, नॉट एट ऑल अलाउड। कोई भी इक्विटेबल कंसिडरेशन कोर्ट को नहीं रोक सकती कि इसका यूज़ करके एक सूट और अपील और एप्लीकेशन को डिसमिस कर दे। कोई भी प्लेंटिफ जितना मर्जी आके रोले जी मेरा करोड़ों का नुकसान हो रहा है, मेरा इतना नुकसान हो गया, मैं इतना घाटे में हूँ, मेरा सूट सुन लीजिए, नो। लॉ ने कह दिया था देन कोर्ट आर बाउंड, कोर्ट्स आर बाउंड। इसका ये इम्पैक्ट आ रहा है। सब्जेक्टिव प्रोविजंस आपको इतना दे दिया 4 से 24, उतना बेनिफिट ले लो, अगर नहीं हुआ तो आपका सूट विल बी टोटली डिसमिस्ड। ठीक है, तो इसके बारे में हम पॉइंट्स लिखेंगे, इसके ऊपर प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी बनेंगे और मेंस की अंडरस्टैंडिंग भी आएगी सेक्शन 3(1) के रिगार्डिंग, कुछ भी जो भी मैं आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट डज नॉट अलाउ द वेवर ऑफ लिमिटेशन बाय अ पार्टी। एक एरो लगा के एक एक लाइन में जब भी मैं स्टार्ट करूंगा न्यू पॉइंट लिखते जाना। ठीक है, कंटिन्यूएशन में नहीं लिखना। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट डज नॉट अलाउ द वेवर ऑफ लिमिटेशन बाय अ पार्टी। The court can claim no choice except to obey it in full. Next point. The court can claim no choice except to obey it in full. It in full. Next point. The question of limitation once decided, the question of limitation once decided cannot be reopened at a later stage of the same proceedings. Next point. Section 3 leaves no room for equitable considerations. इक्विटी जो हमने पहले पढ़ी थी, leaves no room for equitable considerations, full stop. The court has no power to relieve the suitor, जो सूट फाइल करता है, the court has no power to relieve the suitor from the bar of limitation on the ground of hardship, mistake or injustice. Next point. The parties cannot by consent or agreement
the parties cannot by consent or agreement extend or alter, 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 the period of limitation. The parties cannot by consent or agreement extend or alter the period of limitation. Right? Next point. The section 3 equally operates section 3 equally operates for or against a private individual, as also against government. नेक्स्ट पॉइंट है ओनस, ONUS, इसका पॉइंट है बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? प्लेंटिफ के ऊपर। अगर डिफेंडेंट कुछ अलग अलेज कर रहा है देन बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा? डिफेंडेंट। सो इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग। जब भी कोई ट्रायल होता है हम ये कहते हैं कि मेरा ये ग्रीवियंस है जी, आप ये इसको सुनो, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा? प्लेंटिफ के ऊपर, जिसने केस किया है। अब हाँ, एग्रीव्ड पर्सन के ऊपर आ गया, राइट। जब डिफेंडेंट आ गया और वो अपनी स्टोरी सुना रहा है कि जी नहीं ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था, तब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? डिफेंडेंट के ऊपर। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से सेक्शंस में लिखा हुआ है, अभी डिस्कस करेंगे। बताइए एनीथिंग अगर आपको 101, 102, इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग। ठीक है, एक होता है बर्डन ऑफ प्रूफ, एक होता है ओनस ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ रिमेन्स द सेम, वो पार्टीज के ऊपर वैसे ही रहता है। ओनस ऑफ प्रूफ दैट कीप्स ऑन शिफ्टिंग, कभी प्लेंटिफ पे, कभी डिफेंडेंट, कभी प्रोसिक्यूशन पे, कभी डिफेंस पे। इट्स देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। दिस इज वन ऑफ द डिफरेंसेस। व्हेन वी रीड 101, 102, आई विल स्पेसिफिकली गिव यू, ये मेंस का हॉट टॉपिक और ये इंटरव्यू का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, आपने पढ़ा हुआ है कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, व्हाट इज ओनस ऑफ प्रूफ, वो आपको ऐसे पूछे। अगर किसको पता होगा वो तो कह देगा जी हाँ जी कि ओनस ऑफ प्रूफ इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग। 102 के 101 और 102 एविडेंस एक्ट में ये कहा गया है। ठीक है, अगर किसी को नहीं प्रूव होगा जी वन एंड द सेम थिंग, प्रूफ ही करना है। सो जनरली बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं होता, ये ओनस ऑफ प्रूफ होता है जो दैट कीप्स ऑन शिफ्टिंग बिटवीन द ट्रायल, ड्यूरिंग द ट्रायल। इसके ऊपर आपको मैं प्रॉपर्ली जजमेंट एंड नोट्स लिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी के लिए ओनस इस केस में किसके ऊपर आ गया? सेक्शन, अगर जो भी जा रहा है उसको प्रूव करना पड़ेगा जी मेरा सूट सेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली बार्ड नहीं है। ठीक है ना, तो अगर प्लेंटिफ आया तो उसने प्रूव कर दिया, डिफेंडेंट आएगा नहीं जी बार्ड है, सबसे पहले मैं लगाऊंगा, इसका कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, सिविल सूट है, मैं क्या करूंगा उसकी रेमेडी के लिए? डिफेंडेंट आ गया, उसने कहा इसका सूट लिमिटेशन का बार्ड है, इसके पास कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं था। एग्जैक्टली, ही विल फाइल एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 कि इसके पास कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं, और सम अदर प्रोविजंस आर आल्सो प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 कि उसके अकॉर्डिंगली इसका सूट बार हो चुका है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज आ गई हमारी। जब भी हम करते हैं, वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए हम क्या करते हैं, कोई भी सूट आया 7-11 लगा दो, चाहे कुछ है कहीं नहीं है, दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वी कांट हेल्प इट, ये ऐसे ही चलेगा। पर उसको रोकने के लिए क्या तरीका है कोर्ट्स के पास? वेस्टेज ऑफ टाइम। और ऐसी फ्रिवलेस एप्लीकेशन को रोकने के लिए कोर्ट्स क्या कर सकती हैं इन अ वाइडर सेंस देखा जाए तो कोर्ट्स के पास क्या पावर है? कॉस्ट, ऑर्डर 20 CPC कॉस्ट डाल सकते हैं। सो ये कॉस्ट है, इट इज अ डेटरेंट इफेक्ट।
कॉस्ट हैज अ डेटरेंट इफेक्ट। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 कीपिंग इन व्यू दी प्रॉपर प्रोविजंस। कॉस्ट उतनी ही लगाई जा सकती है, हैवी लगाएंगे तो वो ऑर्डर भी चैलेंज हो जाएगा। सो द जजेस हैव टू बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, 3(2) पढ़ेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट ए सूट इज, पहले आएंगे हम सूट कब इंस्टीट्यूट माना जाएगा। मैं डिक्टेट करूं इसके ऊपर, आपने लिखा नहीं जो बोला, लिखो 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 लिखो, ओनस पे ऊपर लिखो। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्लेंटिफ टू कन्विंस द कोर्ट, it is the duty of the plaintiff to convince the court that his suit is within time. Full stop. If it is out of time and the plaintiff relies, if it is out of time and the plaintiff relies on the exceptional circumstances, comma, he must prove the same. He must prove the same in order to save limitation. Full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे where the defendant alleges that a shorter period of limitation is applicable in the suit, where the defendant alleges that a shorter period of limitation is applicable in the suit, comma, the onus lies on him to prove facts as will shorten the period. Ma'am, please come to the room. ठीक है, आप समझ के फॉलो कर लिया आपने। इसके बाद हम अभी पढ़ेंगे सेक्शन 3(2) फॉर द पर्पसेस ऑफ सूट। ये देखना ऊपर चला गया, ये हिल कैसे गया, वैसे ही पड़ा। वो स्क्रीन पे खुद हुआ है, लाइक नीचे जाओगे ना ये खुद एक बार शिफ्ट हो जाता है। नहीं, जैसे मैं लिख रहा था ये ऊपर एक पुराना लिखा हुआ ना, इस साइड से हाँ जी। देखो प्लीज, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है ये ऊपर ही चला गया, मैंने हिलाया तो है नहीं। नहीं आपने नहीं लाया ये ना पैड स्क्रैप पैड में, क्योंकि ये लंबा है स्क्रीन छोटी है हमारी, जब पेपर आप नीचे तक जाओगे तो ये ऊपर हो जाता है। अच्छा, ऑटोमेटिकली ऊपर जाता रहता है। ओके ओके, इवन पोर्ट्रेट में भी वो शिफ्ट लेफ्ट राइट हो जाता था, बट Okay, इतना okay. नहीं होता कि पिक्चर से साइड पे हाँ ठीक है। चलो सेक्शन 3(2), अब सूट कब माना जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट हो चुका है, फाइल हो चुका है। ठीक है, in an ordinary case, first 3(2)(a)(1), in an ordinary case when the plaint is presented to the proper officer, plaint के साथ लिखो सेक्शन, where at के ऊपर ही लिख लो सेक्शन 26 read with order 4 rule 1 CPC, सेक्शन 26 read with R/W, ऐसे लिख लो शॉर्ट फॉर्म में। आपको समझाता हूँ हमें प्रीलिम्स के लिए बेरेट रेडी कैसे करने हैं, इसका फंडा समझ लो। जब भी मैं कहूँगा कि रेड विद, तो ऐसे आएगा शॉर्ट फॉर्म में। सेक्शन 26 ऐसे लिखना है, रेड विद ऑर्डर सिंपल लिख लो 4 रूल 1। ये अपना शॉर्ट फॉर्म आप याद करनी शुरू कर दो। जब भी हम बेरेट पढ़ेंगे, कोई सेक्शन इंटरलिंक करेंगे, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है बेरेट। ठीक है, ये वर्ड प्लेन के साथ हमने लिखना है। अब सीपीसी कहती क्या है बेसिकली, कोई भी ऑर्डिनरी सूट है, ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। ठीक है, सूट टू बी कमेंस्ड बाय प्लेंट, रूल 1 क्या कहता है, सूट टू बी कमेंस्ड बाय प्लेंट। जो भी हमने केस लगाना है, जो हम केस लगा रहे हैं उस कॉपी को हम क्या कहेंगे, प्लेंट।
ठीक है, डिफेंडेंट आएगा, उस कॉपी का अगर वो कोई जवाब दे रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, रिटन स्टेटमेंट. सो एज अ लॉ मैन वी विल ऑलवेज से प्लेन फाइल होगी जी, सूट फाइल हो गया. ठीक है, जब हम 7/11 लगाते हैं तो किसकी लगाते हैं, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की लगाते हैं, ना कि सूट की. बेसिकली हम देखें जो नॉमेनक्लेचर और वर्डिंग यहाँ पे यूज किया हुआ है उसके लिए. ठीक है, ये पहला ही पढ़ देते हैं. एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग ए प्लेंट इन डुप्लीकेट टू द कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ. ठीक है, अभी हम सेक्शन 26 पढ़ेंगे सीपीसी का ही. इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स. Every suit shall be instituted by presentation of plaint or in such manner as may be prescribed. In every plaint, fact shall be proved by an affidavit. ठीक है, लिमिटेशन क्या बता रहा है हमें कि इन एन ऑर्डिनरी केस सूट कब माना जाएगा, जब भी हम प्लेंट को प्रॉपर ऑफिसर के सामने प्रेजेंट करेंगे. सूट इंस्टीट्यूटेड, इसका मतलब क्या, ये इसकी सारी थ्योरी आ गई, कहाँ कहाँ इसकी प्रोविजंस पड़ी हैं. ठीक है, इसको अभी हम क्या कर रहे हैं, लॉ को हम स्क्वीज कर रहे हैं. अभी आपको पता होना चाहिए कि द प्रोसीजरल पार्ट ऑफ द प्लेंट इज रिटन इन ऑर्डर फॉर रूल 1. डू यू नो द काउंटर पार्ट सेक्शन गिवन इन द सीपीसी? एग्जैक्टली, दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन. ठीक है, ऐसे हम इसको इंटरलिंक करेंगे. 3282. इन केस ऑफ ए पॉपर. पॉपर क्या होता है, जो बंदा गरीब है, जो पैसे नहीं दे सकता कोर्ट फी के. देखो टाइपिंग फाइलिंग तो उसको करवानी पड़ेगी, अगर उस केस लगाने के लिए एक कोर्ट फी भी होती है. सिविल सूट कोई भी फाइल कर रहे हो, कोई भी आप, पर रिलीफ हमको एज पर कोर्ट फी एक्ट हमें फीस देनी पड़ती है. तो लॉ ने उन लोगों का भी ध्यान रखा है जो दोज हु आर अनेबल टू पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉपर, हु इज अनेबल टू पे द कोर्ट फी. राइट. इन केस ऑफ ए पॉपर, व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज ए पॉपर इज मेड, जब वो एप्लीकेशन लगाता है तब उसका सूट माना जाएगा कि इंस्टीट्यूट हुआ है, ना कि जब वो एप्लीकेशन डिसाइड होगी. जैसे आया, सूट लगाया, उसके साथ एप्लीकेशन लगा दी, समन्स हुए, डिफेंडेंट ने अभी आना है. ठीक है, नेक्स्ट डेट पे डिफेंडेंट आए ना आए, आ गए तो वो कंटेस्ट करेगा, नहीं आया तो उसकी पहले पॉपर की एप्लीकेशन डिसाइड होगी, जी मैं आई एम नॉट एबल टू पे द कोर्ट फी, मुझे ये राहत दी जाए, तो ये मैंने एप्लीकेशन आपको लगा दी. क्यों लगाता है वो एप्लीकेशन पॉपर की कोर्ट फी देने के लिए? इफ वी इंटरलिंक, डिपेंडेंट लगाता है वो. नहीं, इट विल ऑलवेज बी फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ. जो सूट फाइल करेगा वही पॉपर कहलाएगा. ठीक है, अगर काउंटर क्लेम लगा दिया डिफेंडेंट ने, उसको वो भी लगा सकता है, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि डिफेंडेंट कैन आल्सो एक्ट इन द कैपेसिटी ऑफ प्लेंटिफ इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस. व्हाट आर दोस सर्कमस्टांसेस? सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम. राइट, प्रोविजन तो दोनों के लिए है. जब हम ऑर्डर 33, आई थिंक ऑर्डर 33 है पॉपर का, 33 है मेरे ख्याल से. ठीक है, लेट मी चेक. हाँ, सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन. ठीक है, बेसिकली वो पॉपर नहीं, इंडिजेंट, जो नहीं दे सकते. ठीक है, हु इज अनेबल टू पे कोर्ट फी प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ. ठीक है, तो उस केस में डिफेंडेंट के ऊपर भी, या जब हम ऑर्डर 33 पढ़ेंगे तो उसमें द वर्ड यूज इज पर्सन, नॉट प्लेंटिफ. सी द बैलेंस क्रिएटेड बाय द लॉ. इंटरलिंक हम कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग हम कर रहे हैं कि लॉ ने कहाँ कहाँ प्रोवाइड कर रखा है. सी देयर माइंड, उन्होंने जब ये लॉ बनाया होगा तो क्या सोच के बनाया होगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पर कैसे यूज करना है. आज तक हम 1908 से लेके अब तक हम पढ़ रहे हैं, 100 साल के बाद भी अब उनके वर्ड यूज करेंगे, हम समझ रहे हैं. राइट. तो पॉपर के केस में कब होएगा? इट इज द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन, not the final decision by the court on that application.
ठीक है। इस केस में जब वो एप्लीकेशन उसने सूट फाइल किया, लगाई, उसको 6 महीने लग गए डिसाइड करते करते कोर्ट को। प्लेंटिफ नहीं आया जी, बहस नहीं हुई, कोर्ट ने नहीं ऑर्डर पास किया। जब कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक लगेगा और ये माना जाएगा कि जिस दिन उसने सूट फाइल किया था उस दिन उसने सूट फाइल किया था और उस दिन उसने एप्लीकेशन भी लगाई थी, तभी से उसका सूट जेन्युइन माना जाएगा। सो दैट डिफेंडेंट आए और वो एप्लीकेशन ना लगा दे 7/11 के सर्टेन क्लॉजेस में कि जी इसने कोर्ट फीस पे नहीं की, इसकी प्लेंट रिजेक्ट करो। ये है इसका पर्पस पॉपर का, ठीक है ना। डीएलएस से बढ़ गया हम तो चलो वो तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो बाद आ गया ना, कोर्ट फी ਤਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਡੀਐਲਐਸਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦਿਓ, ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡੀਐਲਐਸਏ ਪੇ ਕਰ ਦੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੀਗਲ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ, ठीक है, टाइपिंग भी होगी, फाइलिंग भी होगी, पर कोर्ट फी तो देनी है। डीएलएसए तो नहीं देगा कोर्ट फी, दैट मच नो, दैट मच हैज टू बी बॉर्न बाय द पार्टी। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੌਪਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ ਪੌਪਰ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਜੈਂਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੌਪਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੌਪਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ ਔਰ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੈਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, डिफेंडेंट कैविल फाइल करेगा जी मेरे पे कोई केस हो सकता है, आ गया प्लेंटिफ आ गया, सूट फाइल हो गया, फाइल होने तो बाद प्रॉपर दी एप्लीकेशन भी आ गई, डिफेंडेंट तो इमीडिएटली अपीयर हो जाएगा, अपीयर होने तो बाद वो एप्लीकेशन लगा देगा कि जिसने कोर्ट फी नहीं पेगी, ये सूट कंप्लीट नहीं है, डिसमिस करो। तो कोर्ट कहेगी नहीं पहले मैं प्रॉपर की एप्लीकेशन डिसाइड करूंगी। जब उसने 3 महीने 4 महीने 8 महीने बाद वो डिसाइड कर दी, देन डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक विल अप्लाई। तो ये माना जाएगा उसका सूट कब फाइल हुआ था, जब उसने एप्लीकेशन लगाई थी। तो जो डिफेंडेंट की एप्लीकेशन होगी 7/11 की वो डिसमिस हो जाएगी। सर जे मतलब अलाउ होगी फिर ता किसकी प्रॉपर दी एप्लीकेशन अलाउ होगी? हाँ जी अलाउ होगी, फिर ता कोर्ट फीस नहीं भरनी ते जे डिसमिस होगी फिर उन्होंने देन हाँ इस पे आते हैं। मान लो उसकी एप्लीकेशन डिसमिस हो गई, ये प्रैक्टिकल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इससे, अगर उसकी एप्लीकेशन डिसमिस होगी, ठीक है, तब क्या होएगा? लिमिटेशन में ऐसी कोई रेमेडी है, सेक्शन 13 विल कम एंड हेल्प दैट पर्सन। वो कहेगा जी मैं बोनाफाइडली ये एप्लीकेशन आपके पास परसू कर रहा था, पर ठीक है आपने डिसमिस कर दी, मुझे टाइम दो, आई वॉज इन गुड फेथ, आई विल पे दी मनी। और कोर्ट फी के ऊपर जो हम 7/11 के प्रोविजोस पढ़ते हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर प्लेंटिफ आके पे कर दे तो वो 7/11 भी डिसमिस हो जाए। सो बेसिकली प्रोसीजरल लॉ है ये, इट्स ए हैंडमेड ऑफ जस्टिस, नॉट अ स्ट्रिक्ट लॉ। कितनी लिबरल प्रोविजंस हमें दे रखी हैं। इसी को, इसी सेक्शन को, इसी सब क्लॉज को रेड विद लिखो साथ में, इसी बेरेट के ऊपर ही लिखो, रेड विद सेक्शन 13 लिमिटेशन एक्ट LA पालो, ठीक है, और रेड विद ऑर्डर 33 CPC। अब देखो आपके पेरेंट्स रेडी हो रहे हैं फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि कल को क्वेश्चन आ सकता है लिमिटेशन और इसके ऊपर कौन सा ऑर्डर कौन सा सेक्शन कहाँ पे दे रखा है। ऑर्डर 33 CPC, ऑर्डर 33 CPC, राइट। यू नो टाइम ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਭਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। हाँ वो 13 ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 13 ਚ ਪੜਾਉਂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਜਸਟ ਫॉर योर ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। मैं 13 ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਨਿਆ ਇਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਫੀ ਪੇ ਹੋਗੀ ਉसी दिन ਤੋਂ बैक डेट ਤੱਕ। ਸਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਟ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਫੀ, ਕੋਰਟ ਫੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਲਬਾਨੇ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, है ना। जो मेरे को कोर्ट फीस नहीं होगी तो मैं की करूँगा। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ ਜਾਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕੋਰਟ ਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਕਰੰਚਿਸ ਕਿ ਕੋਰਟ ਫੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
This can be one of the question in interview also in these days specifically after 3 year practice judgment। ये practical है। मान लो खजाने च अपने स्ट्राइक होगी, पंजाब गवर्नमेंट ਤੁਹਾਨੂੰ पता है हर गवर्नमेंट ਦੇ EMPLOYE स्ट्राइक ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, कोर्ट फी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਜ਼ੀਲੀ, ਉਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ड्यू टू कोर्ट फी, मैं अपना सूट तो नहीं खराब करना, फिर मैं की करूँगा एप्लीकेशन लगाऊंगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ एप्लीकेशन लगाऊंगा? एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू फाइल दी सूट विदाउट कोर्ट फी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦੇंगे, ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਫਾਈਲ ਦਿਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ सूट विद इन लिमिटेशन आ गया, मेरा सूट नहीं खराब हुआ, नंबर 1। नंबर 2, डिफेंडेंट ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 7/11 ਲਗਾਓ ਜੀ ਨੇ कोर्ट फी नहीं ਦਿੱਤੀ, राइट। सो ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਲਾਅ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ सूट ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਲੇਂਟ ਤੇ ਆਏ, CPC ਦੇ ਆਰਡਰ 4 ਤੇ ਆਏ, ਸੈਕਸ਼ਨ 26 ਤੇ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਪॉपर ਤੇ ਆਏ, ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ, ਆਰਡਰ 33 CPC ਤੇ ਆਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਲਾਅ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਲਾਅ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਨਸਰ ਇਟ, ਰਾਈਟ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਅ ਕਲੇਮ ਅਗੇਂਸਟ ਅ ਕੰਪਨੀ, ਥਰਡ ਪਾर्ट section 32A(3), in case of a claim against a company which is being wound up by the court, wound up, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਅਪ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? when the claimant first sends in his claim to the official liquidator। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਨੀ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਗਈ, ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਅਪ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸੂਟ ਕਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੀ, ਐਨੀ ਕਲੇਮ ਫॉर द ਪਰਪਸ ਆਫ ਦਿਸ ਐਕਟ, ਐਨੀ ਕਲੇਮ ਬਾय ਸੈਟ ਆਫ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੋ ਸੈਟ ਆਫ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਰਡਰ 8 ਰੂਲ 6, or a counter claim, order 8 rule 6A to G, shall be treated as a separate suit। इतनी क्लैरिफिकेशन आ गई कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ सूट होंगे, ठीक है। एंड shall be deemed to be have been instituted। अब ये कब माने जाएंगे? ये कब फाइल हुए हैं? अगर कोई सिविल सूट में सेट ऑफ लगाता है या काउंटर क्लेम लगाता है। 1, in case of a set off on the same date as the suit in which the set off is pleaded, वही डेट पे इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। एग्जांपल करवाता हूँ इसकी, लिखो सेक्शन 32B का 1, इसकी एग्जांपल करेंगे। सेट ऑफ के केस में सूट कब माना जाएगा? एग्जाम्पल लिखो, ए इंस्टीट्यूट ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ 10,000 अगेंस्ट बी ऑन 10th January 2000। 10,000 against B on 10th January 2000। पूरा 2000 full stop। on 20th January 2000 B appears and files a written statement in which he pleads number 1 point a set off of 5,000 rupees। ठीक है, इसका एक पॉइंट आ गया। उसने 5,000 मांग लिए, प्लेंटिफ ने मांगे 10,000, डिफेंडेंट आगे 5,000 मांग रहा है, तो सूट कहाँ से शुरू होगा? जो बुक्स में लिखा हुआ है, वो जो लिखा हुआ है वो है मुंशी राम वर्सेस राधा कृष्ण 1975 हाई कोर्ट का व्यू पॉइंट लिखा हुआ है। रहने दो, ये लिखना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। तो वो बेसिकली कहता है कि जिस दिन उसने 10 जनवरी को सूट फाइल की है प्लेंटिफ ने, उस दिन उसका सेट ऑफ का अमाउंट का कॉज ऑफ एक्शन उसके पास होना चाहिए था कि 10 तारीख को प्लेंटिफ ने सूट किया, देखो तो 10 जनवरी 2000 को, ये उसी दिन होना चाहिए था।
पर बेसिकली द करेक्ट इंटरप्रिटेशन की है क्या है, जब वो डिफेंडेंट कोर्ट में आया और जिस दिन उसने सेट ऑफ लगाया उस दिन से माना जाएगा वो सेपरेट सूट। ठीक है, आप बुक्स पढ़ोगे। हाँ जी, नंबर ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੈਟ ਆਫ नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਊਟੀ ਡਬਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਲੈਂਟਿਫ ਦਾ ਕਲੇਮ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ और डिफेंडेंट ਦਾ ਕਲੇਮ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है, सेकंड इन केस ऑफ ए काउंटर क्लेम ऑफ 15,000 ਹੁਣ 10,000 ਦਾ ਸੂਟ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅਸਲ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਬੋਲੋ। 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਸੂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ 20 जनवरी ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, not 10th of January, क्योंकि मैं जो फाइल करना है मैं प्लेंटिफ हाँ, मैं रिकवर करना है, मैं सैपरेट सूट भी तो लगा सकता ना। अगर मैं 20 जनवरी को काउंटर क्लेम लगा रहे हैं या सैपरेट सूट लगा रहे हैं उसी दिन तो मन्निया जाना चाहिए। पर जो बुक्स च लिखा हुआ है वो व्यू पॉइंट मैं तुहानूं दस्सिया 1975 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट का व्यू है। वो ये कहती है कि जिस दिन प्लेंटिफ ने सूट फाइल करता 10 जनवरी को उस दिन होना चाहिए सैट ऑफ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, पर वो गलत है, दैट इज नॉट अ करेक्ट। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਪੀਸੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਰਡਰ 6 ਪੜਾਂਗੇ, ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਆਫ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, in case of a counter claim on the date on which the counter claim is made out in the court, ये तो गल क्लियर है। पर जी सेट ऑफ वाली है, इन केस ऑफ अ सेट ऑफ ऑन द सेम डेट एज द सूट, ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड, भी जिस दिन सूट तुसी फाइल किया उस दिन करो। बट यदि वाइडर इंटरप्रिटेशन की आऊगी जो आप रेड विद सीपीसी करांगे, जिस दिन वो सेट ऑफ ਜਾਂ काउंटर क्लेम लगाता है उस दिन वो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए। दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, राइट। थर्ड पॉइंट, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एन एप्लीकेशन बाय notice of motion in a high court is made when the application is presented to the proper officer of that court। ਹੁਣ ਇਹ proper officer ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ? ਰਜਿਸਟਰਾਰ। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट, नॉट जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ये ध्यान रखनी है। हुण आपने सेक्शन 3 च की पढ़िया? हमने सेक्शन 3 में क्या क्या पढ़ा अभी? पहले तो हमने पढ़ा कि ड्यूटी है, कोर्ट की डिफेंस रेज करो ना करो कोर्ट ने देखना है। ठीक है, फिर हमने उसके फीचर्स पढ़े, कोई हार्डशिप नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई भी आपका डिफेंस नहीं चलेगा। फिर हमने ऑर्डिनरी सूट देखा कि सूट कब माना जाए, फिर पॉपर के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कंपनी के बारे में, फिर हम आए सेट ऑफ, फिर हम आए काउंटर क्लेम, राइट। फिर हम आ गए हाई कोर्ट में। सो दिस इज कॉल्ड ऑल इन ऑल सेक्शन 3। इसके साथ हम कल हम करेंगे एक क्वेश्चन लिख लो, व्हेन प्ली ऑफ लिमिटेशन कैन बी रेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ लिखो, कैन ए प्ली ऑफ लिमिटेशन बी रेज्ड? कैन ए प्ली ऑफ लिमिटेशन बी रेज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फर्स्ट अपील और इन द सेकंड अपील? इसके बारे में इन द फर्स्ट अपील और इन द सेकंड अपील। ठीक है, बनारसी दास वर्सेस कांशीराम, KANSHI। बनारसी दास वर्सेस कांशीराम, 1963 सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर सेक्शन 4 और 5 कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ सेक्शन 3 का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट हाई कोर्ट वाला। हाँ जी। हाँ जी, हम पढ़ रहे हैं कि सूट कब मानेंगे हम, शुरू कैसे होगा। 2 से पढ़ो, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट के लिए ही, सीधा सी पे आओ।
An application by notice of motion in a high court is made when the application is presented to the proper officer of that court. ये हमने लोअर कोर्ट का तो हमने देख लिया, हाई कोर्ट में हम कब मानेंगे कि जी हमारा जो रिलीफ मांगने के रेमेडी हमने वो क्लेम कर लिया है, जब हम हाई कोर्ट के प्रॉपर ऑफिसर को वो क्लेम सबमिट करेंगे। सीधा जज के पास तो हम नहीं करेंगे ना, हमारी भी यहाँ पे रजिस्ट्री होती है। हाई कोर्ट का वो प्रॉपर ऑफिसर कौन होएगा? रजिस्ट्रार होता है हाई कोर्ट में। नोटिस ऑफ मोशन में लिखा सर था हाई कोर्ट बाद च करते हैं क्योंकि जो भी आप फाइल करते हैं, कोई भी रेमेडी हाई कोर्ट से आप लेने आ कागज ही लेने आ ताकि नोटिस ऑफ मोशन हो जाए। इतने नोटिस ऑफ मोशन गिवन नहीं लिखा है, स्टे लेन वास्ते है जो भी है नोटिस ऑफ मोशन है ना। बेसिकली हाई कोर्ट दी प्रोसीडिंग्स ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। is made, देखो an application by notice of motion in a high court is made, ठीक है, when the application is presented to the proper officer of that court. proper officer कौन होएगा? रजिस्ट्रार, ना के हाई कोर्ट के जजेस। इसी बात को क्लियर करने के लिए ये चीज लिखी गई है। प्रॉपर ऑफिसर कौन होएगा हाई कोर्ट? अपने इतने सिविल जज सिविल वो हम पंजाब कोर्ट्स एक्ट में पढ़ेंगे। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स क्या है, कौन ऑफिसर होएगा, कैसे माना जाएगा, वो सारा उसमें आएगा, जजेस एंड ऑल, ठीक है। अभी तो जस्ट अ बिगिनिंग, इसमें कंफ्यूजन आएगी। आई एम हियर टू क्लियर ऑल द डाउट्स, ठीक है। ये समझ आ गया, सेक्शन 3 कवर अप हो गया। अब आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के पूरे मास्टर हो गए, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, राइट। विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है।